गुड इवनिंग चिल्ड्रन। ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए अभी बहुत ही रिसेंटली जो है मतलब कि अपकमिंग जो ईयर्स आपके आ रहे हैं 2026 नए वर्ष में आपकी एग्ज़ाम भी होगी। और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैंने बना के रखी है, स्पेशली क्लास 12th के बच्चे के लिए। वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इसमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने ही रहने हैं। उसका जो पैटर्न होता है 1+1+3 हो सकता है, या आपको ये 2+3 हो सकता है। मतलब एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का हो सकता है, या 2 ऑब्जेक्टिव होगा, एक 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के रूप में आपको ये पूछे जाते हैं। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी। तो चलिए आज हम लोग उसी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। स्पेशली क्लास 12th के बच्चों के लिए है ये क्लास, और उनके लिए भी जो कि आपको नीट वगैरह की तैयारी करते हैं। चूंकि क्लास 12th 11th के सिलेबस और नीट्स में कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं, बेसिकली एनसीईआरटी ही है सब कुछ। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा ना समझें कि सिर्फ उनके लिए महत्वपूर्ण है जो कि क्लास 12th में अपियर होने वाले हैं। एग्जामिनेशन जो उनकी बोर्ड की एग्जामिनेशन है उसके लिए सिर्फ नहीं है। तो आज के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग जो देखते हैं, एक्चुअली सबसे पहले मैं टॉपिक का आपको रिव्यू दे दूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला टॉपिक जो उसका बनता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सिंबलाइज करने का तरीका, उसके हर एक का जो सिंबल्स है उसका मीनिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। जिसमें आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम हो, लिगेंड्स हो, ये सभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाते हैं, है ना। डबल डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन इस कंपाउंड में बहुत बड़ा डिफरेंसेस भी आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें होता भी है। तो उसी से संबंधित आज की जो क्वेश्चंस हैं उससे हम करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें मैक्सिमम आपको सीएफटी होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उससे एमसीक्यू से क्वेश्चंस आते हैं। और इधर आपका आईयूपीएसी नेम है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम किसमें आपको ये एमसीक्यू के रूप में आते हैं, ठीक है। तो अब देखना है, कभी कभी ये एमसीक्यू में देगा, कभी आपको सब्जेक्टिव में भी जैसे कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में दे दिए जाएंगे। एक ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाएगा, बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चंस पर हम लोग चलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आखिर हमको पता कैसे चला कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता आता है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें रखी हुई है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हमको इतना समझाने के लिए काफी होता है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देखेंगे कि हमने कहा कि भाई अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं, चीजें क्या रखी हुई हैं, एक कोबाल्ट एलिमेंट है ना, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो रखा गया है। और यहाँ पर ये NH3 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, जिसकी संख्या आपको 6 दे दी गई है। और फिर आपको क्या किया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया है, और बाहर में आपको Cl3 लिख दिया गया है। तो बच्चों आई थिंक कि जितने भी बच्चे हैं उस चीज़ को समझ भी रहे हैं। थोड़ी बहुत मैं आपको हिंट भी दे दूं, समझा भी दूं, ताकि आपका एक बार रिकॉल भी हो जाए कि कौन चीज़ क्या है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं, ये जो कोबाल्ट लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग सेंट्रल एलिमेंट कहते हैं, सीई कहते हैं, सेंट्रल एलिमेंट कहते हैं, या सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं कहीं कहीं। इसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं। और याद रखना है कि ये EMA सेंट्रल CMA जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो CMA है इसको सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। CMA भी कहते हैं। तो ये सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। और ये दिमाग में रखना है, कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ये बाहर नहीं रहेंगे। जब कभी भी रहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रहेंगे, और इसमें मुख्यतः डी ब्लॉक का एलिमेंट ही होगा, इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी आते हैं, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो बाहर ये सेंट्रल मेटल एटम के बाद जो आपको एक छोटी सी ब्रैकेट में जो दिखाई दे रही है NH3 यहाँ से यहाँ तक, ये आपका जो है इसमें, इसी को हम लोग लिगैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग लिगैंड कहते हैं, है ना।
लिगेंड क्या होता है, यह एक ऐसा स्पीसीज होता है जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले डोनर एटम्स पाए जाते हैं। जनरली आप जान रहे हैं इसके बारे में, सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। इसकी संख्या देखेंगे यहाँ पर 6 है। तो ये, और ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट जो है यहाँ जो देख रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो ये पूरा का पूरा, ये जो हम येलो कलर से भी कवर करने वाले हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो हो गया, ये आपका कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ये आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाते हैं। क्यों स्फीयर कहते हैं आप लोग जानते भी हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो लिगेंड्स हैं 3 डायमेंशनली अरेंज होकर के एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री देता है, और 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट में देखेंगे तो एक स्फीयर की तरह वो दिखाई देगा। ठीक है। और ये जो बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ये जो 3Cl लिखा हुआ है Cl3, इसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? काउंटर आयन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अब इसमें एक नई चीज आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इस कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पहले है और काउंटर आयन जो है सो बाद में है। मतलब जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इट एक्ट्स एज, ये किस तरह से काम करता है? ये काम कर रहा है कैटायन का। समझिए ध्यान से। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है काउंटर आयन Cl3, जो 3 ठो Cl जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये काउंटर आयन, जो काउंटर आयन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, ये आपको एनायन का काम कर रहा है। अब देखिए कितनी अच्छी बात। इसका मतलब है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें आयोनिक नेचर भी होता हुआ, मतलब ये आयोनिक बॉन्ड की तरह भी बिहेवियर सो करता होगा। क्लियर है ना? बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब देखिए, अब क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है CONH3 होल 6Cl3 ऑन रिएक्शन विथ AgNO3 एक्वस गिव्स, क्या देता है? क्या ये कुछ देगा कि नहीं देगा भाई? क्योंकि है ना, उसके बारे में है कि क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में, पहला ऑप्शन में कह रहा है कि नो PPT, मतलब इसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अब जब प्रेसिपिटेट की बात आती है तो हमें याद आ जाती है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोस्टली आप लोग पढ़ते हैं 10th क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जो PPT बनता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस उसके बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर है ना? तो अब देखना है इसमें कि भाई PPT की बात करेगा तो PPT बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, याद ध्यान से देखना है। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी चीजें हैं, याद रखेंगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, मतलब जो जेल में बंद है, तो जो जेल में बंद है भैया वो बाहर निकलेगा, इसकी संभावनाएं कम है। बातें समझ में आ रही है? दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चीजें हैं ये आपको आयोनाइज नहीं करते हैं, मतलब ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, ये नॉन आयोनाइजेबल होंगे। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर है वो आयोनाइजेबल होंगे, मतलब वो आयन बनाएंगे। कहने का सेंस समझिए इस बात को। ठीक है। अब दैट मीन्स कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है भैया? काउंटर आयन है जो कि एनायन का काम कर रहा है, मतलब क्लोरीन जो है क्लोराइड के रूप में बाहर निकलेंगे। समझिए इस चीजों को, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब हम इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आयोनाइज करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो आयोनाइज करेगा नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर आयोनाइज करेंगे तो ये 2 पार्ट में जाएगा। एक जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो कि हो जाएगा CO, ध्यान से देखिएगा, इधर थोड़ा पीछे हट गए इसीलिए, NH3 होल 6, और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और काउंटर आयन में आपका Cl3 है। तो आई नो कि सारे बच्चे जानते हैं जो क्लोरीन होता है क्लोराइड के फॉर्म में, मतलब Cl माइनस के रूप में रिमूव होता है। तो क्लोराइड जो क्लोरीन जो है Cl माइनस के रूप में रिमूव होगा। ये काउंटर आयन तो आयनाइजेबल है, तो बाहर निकल जाएगा बेचारा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की चीजें है जैसे कोबाल्ट है, अमोनिया है, तो ये सभी ब्रेक नहीं करेंगे, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ज्यों के तो बने रहेंगे। ठीक है। इसकी संख्या इसमें कितनी है यहाँ देखिए ध्यान से, 3 है। वेरी गुड, तो यहाँ 3 लगा देंगे, 3 क्लोराइड हो गया। दैट मीन्स अभी जो इसको हमने आयोनाइज किया, तो आयोनाइज करने पर हमें 3Cl माइनस मिले, मतलब नेगेटिव चार्ज हमें यहाँ पर 3 मिले हैं। और आप सभी को पता है जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यूनिवर्स में, जो भी कंपाउंड है जनरली अभी जो देख रहे हैं हम कंपाउंड को, ये तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल अगर है तो अगर 3 नेगेटिव चार्जेस आ गए तो जरूर है कि 3 पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। दैट मीन्स आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर में 3 पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि 3Cl क्लोराइड आयन निकला। अब यह है AgNO3, तो जब AgNO3 इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो AgNO3 तो सिंपल कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड है, तो ये Ag प्लस में
और NO3 माइनस में टूटेंगे। इसमें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की कोई बात ही नहीं है, AgNO3 में तो सिंपल आयनिक कंपाउंड है। अब देखिए ध्यान से, दैट मीन्स यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये जो Ag प्लस है ये Cl के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहां कितने Cl हैं आपको? 3 Cl हैं, मतलब इसका मतलब 3 Ag प्लस की आवश्यकता होगी। अगर 3 Ag प्लस है तो जरूर है कि AgNO3 कितने होंगे? 3 मोल्स हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही है? ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बना लेंगे 3 मोल AgCl3। क्लियर है ना? दैट मीन्स आपको शायद ऑप्शन दिखाई देता होगा, और यही आपको पीपीटी के रूप में बनेगा। तो पहला ऑप्शन में कहा कि पीपीटी नहीं बनेगा, मतलब ये गलत है, पीपीटी तो बन रहा है। दूसरा ऑप्शन में है कि 1 मोल AgCl बनेगा। भाई जितना काउंटर आयन होगा उतना AgCl बनेगा। देख लीजिए कितने काउंटर आयन है आपके यहाँ पर, देखिए 3 Cl क्लोराइड आयन है, यहाँ देख लीजिए। अगर 3 क्लोराइड आयन है तो इसका मतलब 3 AgCl बनेगा, 3 ठो AgCl बनेंगे। ये जो है AgCl कितने बन जाएंगे आपके? AgCl आपके 3 बन जाएंगे, यहाँ पर AgCl 3 बन जाएंगे। अब इसको AgCl जो होंगे आपके कितने बन जाएंगे? ये AgCl 3 बन जाएंगे, 3 ठो AgCl बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने कहा कि 3 की जरूरत होगी, 3 वहाँ है, 3 यहाँ हो गया, 3 को AgCl बन जाएगा। आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाएगा ये आपको डी वाला हो जाएगा। गिव्स कितना देगा आपको? 3 मोल AgCl का आपको पीपीटी देगा। दैट मीन्स आपको समझना क्या था कि जितने ब्रेक कर, इसमें 2-3 चीजें आपने सीखी। कि सबसे पहली चीज आप सीखे हुए भी है, फिर मेरी उसका रिवीजन ही करवा रहा हूँ आपकी तरफ से। ये जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कैसे तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले काउंटर आयन पर चार्ज एस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? काउंटर आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कहाँ चार्ज एस्टेब्लाइज कर देंगे हम लोग? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। बातें समझ में आ रही है? क्लियर है ना ये चीज? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अभी आप देंगे, चूंकि आप अभी ताजा ताजी है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया K4FeCN6। क्लियर है ना? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें भी देखिए तो इसमें क्या लग रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले है कि बाद में है? एक्चुअली कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसमें देखिए बाद में है, इसमें पहले था। इस कंपाउंड में पहले है, इस कंपाउंड में देखिए पहले है, इसमें देखिए बाद में। मतलब यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये बाद में है, और जो काउंटर आयन है वो पहले है। ये काउंटर आयन हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, मतलब ये काउंटर आयन है। ये आपके काउंटर आयन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, काउंटर आयन है। मतलब ये 4 के दिखाई दे रहा है, K4 ये काउंटर आयन है, और यहां से यहां तक जो है ये आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बातें समझिए। कोऑर्डिनेशन, सारी बातों को समझना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है मतलब समझिएगा, मतलब आपका जो काउंटर आयन है यहाँ पर ये कैटायन का, क्योंकि पहले है ना, तो किसी भी कंपाउंड में जो पहले होता है वो कैटायन का काम, पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है। दैट मीन्स यहाँ पर काउंटर आयन आपका क्या है? कैटायन है। आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो बाहर है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब काउंटर आयन के बाद, ये आपको बाद में है, तो ये एनायन का काम करेगा। आई थिंक कि आप लोग इसको ब्रेक कर लेंगे। क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर इसको ब्रेक करेंगे तो काउंटर आयन एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कितना चार्ज होगा, किससे एस्टैब्लिश हो जाएगा? आसान क्या है? काउंटर आयन। तो काउंटर आयन आपके क्या है? पोटासियम है। पोटासियम की वैलेंसी जानते हैं कितनी होती है? 1। तो के क्या लिखेंगे? के प्लस लिखेंगे, लेकिन कितनी संख्या में? 4 में है, तो 4 को के प्लस हुआ। दैट मीन्स कैटायन अगर 4 है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आपके जो काउंटर आयन जो कि एनायन का काम कर रहा है, कौन? कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कि एनायन का काम कर रहा है, FeCN6 जो कि एनायन का काम कर रहा है, इस पर कितने नेगेटिव चार्ज एस्टैब्लिश करने होंगे? 4 नेगेटिव। दैट मीन्स FeCN6 के ऊपर में 4 नेगेटिव होंगे। बातें समझ में आ रही है? दैट मीन्स आपने क्या सीखा कि कौन कहाँ प्रेसिपिटेट बनेगा। एक क्वेश्चन प्रेसिपिटेट वाली आई थी, मैंने इसमें आपको बता दिया कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन को आप कैसे तोड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट आपको मैंने दी। अब चलेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, ये इस तरह की बात आती है। ये IUPAC नियम जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी IUPAC नियम पढ़े, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी IUPAC नियम होता है। किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसका, उसके बारे में भी देखेंगे। और IUPAC नियम आप एक जगह और पढ़े होंगे, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बेसिस पर उसका IUPAC नियम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़े हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नियम क्या होगा, इसको हम लोग हम समझेंगे। तो और दूसरी बात जो है कह रहा है कि ड्रॉ इट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। आप लोग इसमें पढ़े भी है ना, 2 तरह की बातें पर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़े हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपने पढ़ा होगा सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसके बाद इसी में आपने ऑप्टिकल पढ़ा होगा, L फॉर्म D फॉर्म भी है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और
ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चर में जैसे लिंकेज आइसोमर्स होता है ना, हाइड्रेशन आइसोमर्स होता है, इसको सॉल्वेशन भी कहते हैं, है ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो ये सब भी पढ़े हैं आपने। तो लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से। और पहला क्वेश्चन क्या है, आईयूपीएसी नेम से। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। आईयूपीएसी नेम जब कभी भी करते हैं, देखिए ये जो कहे ना पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, इसमें एक सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कहीं पर भी आपको काउंटर आयन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले आप लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। तो लिगेंड दो है, एक है अमीन, इसको अमीन पढ़ते हैं, अमीन AMMINE बोलिएगा, अमीन। और ये जो है ना ये क्लोराइड है, इसको क्लोराइडो कहते हैं, क्लोराइडो, ठीक है, दो है। अमीन और क्लोराइडो में, क्योंकि मैं सबसे पहले जब कभी भी आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो पहले क्या करते हैं, जो आपका लिगेंड है ना उसको आप पहले लिखते हैं, देन आप सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं, उसके बाद फॉलो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है। अब यहाँ दो लिगेंड है, एक अमीन है दूसरा क्लोराइडो है। अमीन और क्लोराइडो में अल्फाबेटिकली अमीन में ए आ गया पहले और क्लोराइडो में सी, तो जिसमें पहला अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा, फर्स्ट आएगा, उसको पहले लिखेंगे। अमीन में देखिए ए है, ए पहले आता है, और क्लोराइडो में सी है, ये सी बाद में आता है, तो पहले एमीन को लिखेंगे। तो कितना एमीन है भाई, दो है, इसको लिखेंगे डाई एमीन। और उसके बाद क्या है, दो क्लोराइड है, डाई क्लोराइडो, ठीक है। मतलब ये भी लिगेंड हो गए, ये भी लिगेंड हो गए, बचा क्या आपका, लिगेंड के बाद किसको, लिगेंड के बाद कौन फॉलो करता है इसको, लिगेंड को, सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम में क्या है, ये प्लैटिनम है। क्या कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है इस पर, नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब वो एनायन का बिहेवियर शो करता हो, तब जो सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे तो उसमें ATE लगा दीजिएगा। जैसे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो लिखते प्लैटिनेट, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो प्लैटिनम लिखिए, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है तो और अच्छी बात है, प्लैटिनम लिखिए, लिखेंगे प्लैटिनम, प्लैटिनम, ठीक है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, बहुत आसान है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। नहीं कुछ पता है तो इसको एक्स मानिए। ये जो लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड है, दो गो है तो 2 × 0 कीजिए, न्यूट्रल लिगेंड है। ये जो है सो नेगेटिव लिगेंड है, मोनोवेलेंट लिगेंड है, तो दो गो क्लोरीन है तो 2 - 1 करिए, 2 × -1 करिए इक्वल टू 0 लिखिए। आई थिंक कि जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, आपको कितना आएगा दिमाग में ही निकालिए, x + 0 - 2 = 0, तो x = +2, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला प्लैटिनम का, यहाँ पर 2। इसको रोमन न्यूमेरल में आप 2 इस तरह से लिख देंगे। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है आपके आईयूपीएसी नेम भी होगा। समझ में आया क्या करना है, जब कभी भी कहीं भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आईयूपीएसी नेम करेंगे तो सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे, देन आफ्टर देन क्या करेंगे आप, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लियर है ना, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब इसके दूसरे पहलू को भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये तो समझ में आ गई बात है, आईयूपीएसी नेम की जो बात बता दी आपको। दूसरा है ड्रॉ इट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर को पहले देख चेक कर लेंगे आप कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उसके बेसिस पर आप उसकी ज्योमेट्री डिसाइड कर लेंगे। उसमें मैंने एक बात कही थी आप लोगों को, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले शेप वाले होंगे ना, उनका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होता, वो शो नहीं करते हैं। तो कौन करते हैं, जिनका शेप स्क्वायर प्लेनर हो और जो आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता हो। क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या है देखिएगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है अगर देखेंगे, एमीन जो है ये मोनोवेलेंट है, दो गो है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका इसके लिए 2 हो गया। क्लोराइड जो है ये दो गो है, ये भी मोनोवेलेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। साथ साथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रखा हुआ है, अमोनी, ये जो अमोनिया है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या होता होगा, ये इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसकी वजह से ये इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दैट मींस इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे ना DsP2 होगा। DsP2 का मतलब है कि स्क्वायर प्लेनर होगा। तो जब स्क्वायर प्लेनर होगा तो इसके तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, सीसो ट्रांस आराम से बनेंगे। तो क्या बनेंगे सीसो ट्रांस में, तो यहाँ पर जैसे कि प्लैटिनम है, इसका सिस बना लेते हैं, है ना, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है ना। एक NH3 को यहाँ रखिए, है ना, एक NH3 को आप यहाँ रख दीजिए,
है ना, यहाँ पर Cl रख दीजिए, यहाँ पर Cl, ये सिस फॉर्म हो गया। अब इसी का ट्रांस करना है तो क्या करना है भैया, थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए। समझ में आ रही बात है, मतलब यहाँ Cl दे दीजिए, यहाँ NH3 दे दीजिए, नीचे वाले में यहाँ Cl है, Cl ही रहने दीजिए, यहाँ पर NH3 कर दीजिए। मैंने क्या किया, लिटरल साइड को सिर्फ चेंज कर दिया, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये सिस फॉर्म हुआ क्योंकि सिमिलर लिगेंड्स जो है वो एडजेसेंट है, सिमिलर लिगेंड एडजेसेंट है। यहाँ देखिए कहीं पर भी सिमिलर लिगेंड एडजेसेंट नहीं है, मतलब कि क्या है, सिमिलर लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ देख लीजिए, इधर देख लीजिए, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म, दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म। क्लियर है। तो इस तरह से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी देख लिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से बच्चों एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 निकले तो हमेशा ये नहीं कि हड़बड़ा के बना देना, थोड़ा देख एक चीज़ चेक कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जरूर निकाल लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा क्या ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो नहीं शो कर रहा। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कंपाउंड शो करेगा तो उसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बनता है, स्क्वायर प्लेनर में बनता है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनता है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। तो एक चीज़ और आपने देखा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, मतलब ये इसके सिस फॉर्म हो गए, वो जो है उधर क्या है, वो उधर जो है इधर ये वाला ये हो गया आपके ट्रांसफॉर्म। क्लियर है। तो ये समझने वाली चीज़ें क्या है उसको भी दिखला दें। अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अगर sp3 हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, sp3d2 हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, या d2sp3 हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्लियर है ना, मतलब ये केस और ये केस सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करेगा, sp3 में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होता है, इसका ख्याल रखेंगे हम लोग। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन रिलेशंस टू पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इतना दैट मीन्स कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स आपको पैरामैग्नेटिक नेचर का, अब पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग पहले चेक कर लेते हैं ना उसको। तो चलिए इसको देखते हैं भाई, ये कंपाउंड को, भाई ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। क्लियर है ना, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब जो चेक करेंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, वो जो चेक करने वाले उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। क्या करेंगे चेक भाई, आइए इधर, ये आपको पैरामैग्नेटिक है तो कैसे है, कंपाउंड क्या था, FeCN स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हॉल 6 था और यहाँ पर 3 माइनस था। इसको चेक करने का तरीका VBT के अनुसार, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कर रहे हैं। किसके अनुसार कर रहे हैं, VBT के अनुसार कर रहे हैं। तो VBT में सबसे पहले क्या कर रहा है, जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये सेंट्रल मेटल एटम एक्स Fe है ना, एक्स मान लीजिए, ये क्या है, साइनाइड है ना, तो साइनाइड जो होता है CN माइनस, मतलब कि ये आपको नेगेटिव लिगेंड है जिसमें कि एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी संख्या कितनी है, 6 है, 6 इंटू -1 कर लेंगे, इक्वल टू पूरे स्पेसिस पर कितना नेगेटिव चार्ज है, -3 लगा दीजिए, x -6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो आपके आयरन है यहाँ पर, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, +3 या 3+, इसको करेंगे 3+। क्लियर है। अब इसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि जब इसका हम लोग EC निकालेंगे, किसका, इसका EC इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, तो इससे पहले क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रल आयरन का 26 होता है ना, ऑर्गन के रिस्पेक्ट में Ar 3d6 करते हैं और 4s कितना कर देते हैं, 2, ठीक है ना, 18 2 20 6 26 हो जाता है 26। क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना करना क्या है इसमें से, अब ये जो है Fe3 में जाएगा, तो Fe3 अगर बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करेंगे, ये न्यूट्रल है, हमेशा कभी भी D ब्लॉक में केटायन का निकालेंगे तो पहले उसके न्यूट्रल एलिमेंट का निकाल लीजिएगा, उसके बाद आयोडाइज अगर हुआ है, मतलब केटायन बनाया है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है ना, वो वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना प्रारंभ करेंगे। जैसे आपको देखिए Fe से किस, यहाँ पर कौन सी चीज दिखाई दे रहा है, Fe3+ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जरूर है कि इस Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागा होगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किया। दैट मीन्स अगर Fe3+ का हम लोग देखेंगे, इसका जो EC हो जाएगा ऑर्गन 3d5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑर्गन 3d5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो आप देख पा रहे हैं, ये जो CN है, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इनर सेल जो इनर d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको पेयर्ड अप करता है, कंप्रेस करता है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का वही काम होता है। दैट मीन्स ये जो आप 3d5 देख रहे हैं, ऑर्गन के बाद अगर हम 3d5 लिखेंगे, थोड़ा समझिएगा बातों को, है ना, ध्यान समझना है। ये जो 3d5 देखें, दैट मीन्स D में जो 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये क्या करेंगे, अब ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CN ना, इसको कंप्रेस करेगा, पेयर्ड अप करेगा। तो जब पेयर्ड अप करेगा, देखिए क्या सिचुएशन होगा, जैसे ये जो पेयर्ड अप होगा तो ऑर्गन
मतलब कि Fe3+ में इस तरह से हो जाएगा। 5 होता है ना, 1 2 3 4 और इसमें एक अनपेड, दैट मीन्स 2 गो आपको खाली रह जाएंगे। ध्यान समझिएगा, इस तरह से 2 डी आपको खाली मिल गए। ये इनर डी है, ये 3D है, सभी के सभी 3D है। इसमें देखिए 2 खाली मिले, ये और ये खाली मिल गए। और उधर आपका S जो है वो ऑलरेडी खाली है, 4s भी खाली है। उसके बाद 4p भी आपका खाली है। ध्यान समझिएगा, आपको जो है कितने ऑर्बिटल की जरूरत होगी, चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर जो है इस कंपाउंड में 6 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू यहाँ पर 6 है, मतलब आपको 6 ऑर्बिटल की आवश्यकता है। तो 2d से मिल रहा है, और समझिएगा 2d से मिल रहा है, एक s ले लेंगे और 3p। दैट मीन्स इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग चर्चा करेंगे तो ये 2d हो गया, यहाँ यहाँ ये देखिए ये 2 d हो गया तो d2 हो गया, यहाँ से s मिला तो एक s हो गया, यहाँ 3 गो p मिला तो d2sp3 क्या हो जाएगा आपका, d2sp3। ये d2sp3 ये आपके लिए हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए हो गए। अब इसमें केस देखिए क्या इंटरेस्टिंग होगा, 6cn है तो 6cn में एक cn जो है यहाँ पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन को डालेगा। ध्यान समझिएगा, एक cn यहाँ पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन को डालेगा, एक cn यहाँ पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन को डालेगा, है ना, एक cn यहाँ पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन को डालेगा, ठीक है, एक cn यहाँ पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन को डालेगा, एक cn यहाँ पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन को डालेगा। इस तरह से अब कंप्लीटली आपके जो है Fe6 3- के जो है ऑर्बिटल्स, जो आपको सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऑर्बिटल्स का फिलिंग हो चुका है। तो इस केसेस में आप देखेंगे तो आप देख रहे होंगे पूरे कंपाउंड में एक जो ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये ऑर्बिटल जो दिखाई दे रहा है इसमें देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड है। कहने का मतलब इस कंपाउंड के बारे में कहा गया था कि भैया ये किस नेचर को शो करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करता है, वाकई पैरामैग्नेटिक है। अब इसमें कहा रहा था टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, पहला क्या निकाला है इसका, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैंने टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाला था, क्या निकला था वो d2sp3, ये ना टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकला था। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है। अब उसके बाद सी में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इनर और आउटर ऑर्बिटल। तो देखिए तो डी जो है ये 3D का है या 4D का है, यहाँ ये चेक कीजिए, ये जो डी ऑर्बिटल है, ये जो डी 2 को उठा है, ये डी 2 ठो यहाँ जो उठाया है 2 ठो डी, ये किसका है, 3D का है ना, 4 का तो नहीं है, 4 का तो नहीं है, 4 का तो नहीं है, ये 3D का है, इनर है। दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो अभी आपने लिखा, जो पहला क्वेश्चन है उसके आंसर आपने क्या दिए, जो पहला ए वाला था, ए में तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया d2sp3, चलिए ये तो समझ में आ गए। सी का अब हम आंसर दे रहे हैं, डी अब बी नहीं बना रहे, हम सी बना रहे हैं। सी क्या बना रहे हैं भैया, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। भाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3D ऑर्बिटल का इस्तेमाल, डी यहाँ जो डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ ना, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ये इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, क्लियर है, उसका इस्तेमाल किया। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें कह रहा है भैया मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ना मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, ये भी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालते हैं उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, म्यू इक्वल टू √n/n+2 का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान समझिएगा, n/n+2 का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है ना। जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आइए देखते हैं इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए। यहाँ देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स बी की अगर बात करेंगे ये होगा √1 × 1+2, दैट इज इक्वल टू √, कितना हो जाएगा ये 3, दैट इज 1.73। ये bm बोर मैग्नेट्रॉन इसका यूनिट हो गया। दैट मीन्स आपके जो 3 क्वेश्चंस थे यहाँ पर पूछे हुए, इस क्वेश्चन के लिए यूजिंग द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिलेशंस टू पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ये हाँ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू एट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इनर और आउटर ऑर्बिटल। तो आपने देखा कि मैंने कैसे निकाला, बहुत ही आसान है। इसको मैंने रफ कर लिया। आपको जब आंसर लिखना है तो इतना बनाना नहीं है, जब आंसर आप लिख रहे हैं ना तो 3 क्वेश्चंस का आंसर देखिए मैं कैसे लिखता हूँ। पहला जो ए है, ए का आंसर डायरेक्ट लिख देना है। क्वेश्चन नंबर जो था आपका, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जब आंसर हम दे रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का जब हम लोग आंसर लिख रहे हैं, ए आंसर में हो गया, डायरेक्ट लिख देना है। ये आंसर हम बता रहे हैं बेटा, डायरेक्ट जो भी बना है वो मैंने रफ किया आपको समझाने के लिए, d2sp3, क्लियर है। बी देखिए सब पर ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, सब पर 1 मार्क्स होगा, तो कहीं फिर रफ कर लेंगे, पर बना लेंगे फटाफट। और उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट √3bm लिख सकते हैं आप, या इसी का पूरा वैल्यू अगर निकालेंगे इक्विवेलेंट 1.73 √3 का होता है ना, इतना bm हो जाएगा। ये लिखिए, ये लिखिए, दोनों सही होगा, ये दोनों क्लियर है, जो याद रहे।
ऐसा नहीं है कि √3 का वैल्यू हम लिख देंगे, है ना, एग्जैक्टली उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, √3 BM भी लिख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सी में जो था ये क्या कह रहा था, आउटर है या इनर, तो मैंने कहा कि ये जो 2 गो डी लिए थे 3D ऑर्बिटल का था, इसका मतलब है कि ये इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपकी कहानी खत्म, दैट मीन्स कि आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिए, आपके क्वेश्चंस बन भी गए, क्लियर है। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उस पर चलेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कह रहा है दैट मीन्स आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, आईयूपीएसी नेम, आइसोमेरिज्म दिमाग में रखेंगे, दूसरा जो है सीएफटी और वीबीटी, इसी से क्वेश्चन आता है, 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा आलतू फालतू चीज करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर समझ में आ रही बात है, मतलब क्या क्या करना है, आपको वीबीटी दिमाग में रखना है, आपको सीएफटी दिमाग में रखना है। सीएफटी आप लोग पढ़े होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अगर शो कर रहा होता है तो उसके लिए 2 तरह के ऑर्बिटल के सेट होते हैं, डी ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स के, आपने पढ़ा होगा। तो एक ऊपर में देखिएगा 2 ऑर्बिटल रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ईजी, और नीचे जो रहता है इसको बोलते हैं हम लोग T2G। 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स में बाइफरकेट होता था T2G, क्लियर है ना। ये डी में 5 ऑर्बिटल होता है ना, उसी का स्प्लिटिंग होता था, याद है ना ये 2। तो हमारा ये क्वेश्चन है सीएफटी से, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ K4FeCN6 बेस्ड ऑन सीएफटी। सीएफटी के बेसिस पर जो आपका ये कंपाउंड है K4FeCN6, उसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिसाइड करना है। तो सीएफटी crystal field theory that help us to how does d orbital splits in the crystal field of in the electric field of central metal atom as well as the ligands। मतलब how does d orbitals of central metal atom, मतलब कैसे central metal atom का d orbital है ना in the electric field of ligands are splits, कैसे splits करते हैं उसके बारे में था ना, कैसे split करते हैं। तो इसके बेसिस पर देखेंगे भाई, तो ऑलरेडी यहां पर देखिए ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर CN जो लिखते C.N लिखा है, ये CN लिखा हुआ है, ये साइनाइड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाई दे रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, 4 गो K+ है तो 4+1 कर लीजिए, अब प्लस आयरन का x मानिए, 6 CN माइनस है तो 6 - 1 के इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कितना निकलेगा, x - 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x बराबर हो जाएगा +2। दैट मीन्स आपका जिसमें आयरन है, इस पूरे कंपाउंड में जो आयरन आपका है वो किसके रूप में है, Fe2+ के रूप में है, ठीक है। मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया कि Fe2+ का जब कहीं भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे शॉर्टेस्ट वे में, तो सबसे पहले Fe का निकाल लीजिएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो Fe जो होता है ये 26, अभी कुछ देर पहले ही निकाला था मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते समय। ये हो जाएगा ऑर्गन, ठीक है, यहां लिखेंगे 3d6, यहां हो जाएगा 4s2। क्लियर है ना, समझिएगा बातों को। दैट मीन्स लेकिन आपको बनाना किसका है, Fe2+ का एक्चुअली लिखना है। Fe2+ कैसे हुआ होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, वो बाहर की ओर फेंक दिया होगा, तब जाकर के जो है आपका और यहाँ पर Fe2+ बना होगा, उसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, 3d6। तो ये तो आपको सेंट्रल मेटल एटम का निकाल रहे हैं, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है। अब इसी की चर्चा हम लोग करते हैं, भैया इसका इसी कितना होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इस 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे Eg और T2G में। तो यहाँ पर Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो सबसे पहले जो T2G लेवल है, तो जो T2G ऑर्बिटल्स है उसको फिल करना है कंप्लीटली। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, एक एक करके जाएगा, 1 2 3, अब क्या करेंगे 4 5 और 6, सारे के सारे इसी में चले गए, इसमें तो कुछ गया ही नहीं। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो T2G में जो है सो आपके 6 गए और Eg में जो है सो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। अब इसमें से ढूंढिए CFT में कहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। तो आई थिंक कि पहला तो नहीं हो रहा है, दूसरा भी नहीं हो रहा है, तीसरा आपका ऑप्शन सही हो रहा है, सी जो है, सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से बच्चों आज की क्लासेस में मैंने आपको बताई कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चाहे बोर्ड हो या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, मात्र और मात्र 4 टॉपिक है, उसी पर क्वेश्चंस घूमेंगे। पहला टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म, उससे पहले उसके बाद IUPAC नेम थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है, उसके बाद CFT और VBT, यही से आता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। सो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग एंजॉय करेंगे और आई थिंक कि आपका बोर्ड बहुत बेस्ट हो। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, थैंक यू।